अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। वॉशिंग मशीन के तेज़ अलार्म ने उसके बंद होने का ऐलान किया तो आलू छीलते छीलते मैं चौंकी। मैंने एक नज़र सामने थाल में पड़े ढेर सारे मटरों पर डाली जो अभी छीलने बाकी थे। सामने गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था जो अभी धोना थे और फिर खाना भी तैयार करना था। मसरूफियत का लामतनाही सिलसिला मेरे सामने खड़ा था। उस पर कम वक्त बिजली की आंख मचोली ने मफलूज बना के रख दिया था। मसाला तैयार करके पीसने के लिए ब्लेंडर लगाया कि बिजली गायब। वॉशिंग मशीन के कपड़े डालकर अभी ऑन ही किया था कि बिजली रूठ गई। इस्त्री करने के लिए ढेर सारे कपड़ों पे पानी स्प्रे करो तो मालूम हुआ कि मोहतरमा बिजली साहबा रूठ गई। तो घंटों फुर्सत। आज भी यही हुआ था। मैंने धोने के लिए कपड़े निकाले और पहली बार कपड़े निकल भी नहीं पाए कि मोहतरमा बिजली साहबा हमें मुंह चढ़ा के गायब हो गई। और इसी चक्कर में अभी तक कपड़ों का ढेर बाकी था। अब 4 घंटे बाद उनकी आमद के साथ ही मैंने दोबारा से मशीन संभाली। ना जाने हमारे मुल्क का निज़ाम कब बेहतर होगा, मैंने सोचा। आज सुबह सुबह मियाँ मोहतरम ने मुझे मटर पुलाव और कीमे की फरमाइश की। सुबह से सब्जी वाले की मुंतजिर थी और मोहतरम आए तो ज़ोहर का वक्त हो गया। अम्मा होती तो सुबह सुबह सब्जी ले आती और अभी तक सब्जी तैयार भी हो जाती। दूसरे कामों में भी मुसलसल अम्मा मेरे साथ होती। अम्मा के ख्याल के साथ ही मेरा हलक कड़वा होने लगा। बड़ी मुश्किलों से तुमसे छुटकारा मिला था, वरना जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती उधर मशीन ऑन होती, उधर अम्मा का रेडियो बराबर कुछ ना कुछ कहती रहती। समराना, मशीन में कपड़े गिन गिन के डाला करो। अरे इतना सारा सर्फ क्यों डाल दिया, देखो कफ बाहर तक गिर रहा है। अरे भाई समराना, देखो पानी गंदा हो गया है, अब बदल दो वरना कपड़े मजीद गंदे हो जाएंगे। जब मैं छठी बार पहली बार डाले गए पानी में कपड़े डालती तो अम्मा बेसाख्ता कहती और मैं हस्बे आदत उनकी बातों को कतई नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ रहती। अम्मा कुछ देर मुझे देखती और फिर खामोशी से अपने कमरे की जानिब चली जाती और मैं फ़ौरन ही फ्रिज से सब्ज़ी तरकारी लाकर उनके सामने रख देती। फिर मेरे साथ कपड़े फैलाने लगती। यूं काम झटपट हो जाता। आदिल अम्मा के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा एक बेटी जो आदिल से बड़ी थी, सलमा आपा, शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे अम्माद और नैना थे। आज सलमा आपा अम्मा के साथ किसी अजीज़ मेरे ससुराली को देखने अस्पताल गई हुई थी। उनका बाईपास हो रहा था, इसलिए सारा दिन के लिए अपनी 2 औलादें मेरे मत्थे मार गई थी। दोपहर में बच्चों को रात का सालन, अरबी गोश्त और चावल देकर मैंने सोने का कह के दोबारा काम में लग गई और बच्चे खाकर सो चुके थे। मेरे अपने भी 2 बच्चे, सारा और जकी थे। मैं कपड़े धोकर फारिग हुई तो जब तक बच्चे उठ चुके थे। अभी ट्यूशन जाने में वक्त था। मैंने उन्हें चाय बिस्किट देकर कहा कि वो लोग चाय पीकर तैयार हो जाएं और खुद नहाने चली गई। नहाकर जब तक आई बच्चे तैयार हो चुके थे और अब चारों बच्चे मिलकर खेल कूद में मसरूफ थे। गिरे बाल तौलिए से साफ करते हुए मैं वहीं कमरे के बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और बाल सुलझाने लगी। अचानक मैंने बालों में ब्रश करते करते बच्चों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पे तवज्जो दी। जकी, तुम पापा होगे और अमारा मम्मी और मैं दादो। ये सारा की आवाज़ थी। वो आपस में कोई खेल खेलने लगे थे और उसके किरदारों का फैसला कर रहे थे। हाँ अम्माद, तुम जकी की बहन। बहन? भाई मैं बहन नहीं बनूंगी, अम्माद ने एहतजाज किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम दादो? अम्माद ने सारा से हंसते हुए पूछा। हाँ, मुझे दादो बनना अच्छा लगता है, दादो की तरह पान खाना और सर पे दुपट्टा लेना। सारा बोली। चलो जी, गेम शुरू कर दो, वक्त कम है। ये जकी था। हाँ जकी बेटा, देखो ये तुम्हारे बच्चे नमाज के पाबंद नहीं, इनको समझाओ कि टीवी कम देखें और नमाज पढ़ें। सारा ने आवाज़ बनाकर अम्मा की नकल उतारी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। अम्मा प्लीज़, जकी ने कदरे तेज लहजे में कहा। अम्मा हर बात का मसला मत बनाया करें, और फिर बच्चों की माँ है ना, उनके भले की सोच लेगी। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी बीवी और बच्चों की भलाई के लिए कहती हूँ। सारा दोबारा दादी के अंदाज में बोली। अम्मा बस भी करें, अब हर वक्त ये नसीहतों का पटारा मत खोला करें। हम अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। आप अपने काम से काम रखें, और अगर ये आप नहीं कर सकती तो
तो अपने दूसरे बेटे के घर जाके रहें। मैं अपने घर में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। अरे भाई, ये तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ही बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्या? अम्माद ने बीच में आके झुंझला के टोका। अम्माद, हमारे घर में ऐसा ही होता है ना, हमारे मामा और पापा दोनों मिलकर दादो को ऐसे ही कहते हैं, लेकिन घर से निकलने को तो नहीं कहते ना। सारा बोली। हाँ, मगर मैंने कह दिया ऐसे ही, जकी ने कहा। भाई, कुर्सी पे बैठे बैठे मैं 1 फुट उछल पड़ी और मेरा दिमाग बुरी तरह घूम गया। ये मासूम बच्चे क्या खेल खेल रहे थे? जकी, सारा, चलो, क्या फजूल बातें कर रहे हो, ट्यूशन नहीं जाना? मैंने गुस्से से दोनों को डांटा। जी मामा, जा रहे हैं, कह के दोनों बैग उठा के बाहर आ गए। साथ ही अम्माद और नैना भी आ गए। बच्चे चले गए और मेरी सोचों का एक नया रुख खुल गया। बच्चे किस कदर हसास होते हैं, हर चीज को कितना महसूस करते हैं, ये मैंने आज जाना था। जकी जो कह रहा था, खुदा ना खास्ता कल को वो कर भी सकता था। मेरा तो दिमाग सनसनाने लगा और झुरझुरी सी आ गई। दिल पूरी तरह धड़कने लगा। मैं कुर्सी से उठकर मरे मरे कदमों से अपने बेडरूम में आ गई। 8 साला बेटे की बातें सुनकर मैं खौफजदा हो रही थी। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मामूली जहेज के साथ अम्मा की नसीहत भी पल्लू में बांध कर लाई थी कि बेटी, सास को काबू में कर लेना, पहले दिन से ही लगाम खींच के रखना ताकि डोरी ढीली ना हो सके, वरना सारी जिंदगी वो तुझे दबा के ही रखेंगी। और मैंने गर्मजोशी से अम्मा का हाथ थामकर उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हर मुमकिन आपके मशवरे पे अमल करूंगी। आदिल एक फर्म में अच्छी जॉब करते थे। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। 200 गज पे बने खूबसूरत से घर में आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि 80 गज के तंग घर में रहकर यहाँ आई थी। अच्छी शक्ल सूरत के साथ साथ आदिल एक खूबसूरत दिल के मालिक थे, जिन्होंने शादी से पहले आज तक किसी लड़की को ना देखा था। इसलिए उन्हें भोली भाली शक्ल और किसी हद तक खूबसूरत सी समराना यानी मैं बहुत अच्छी लगी। उनकी सारी मोहब्बतें, इल्तफात और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। आदिल को इतना दीवानावार मोहब्बत करता देख के मैं मुतमईन हो गई। आदिल की अम्मा एक बेवा खातून थी। सलमा आपा और आदिल की तरबियत उन्होंने बहुत अच्छी तरह की थी। वो खुद भी शफीक और समझदार थी। सलीका मंदी तो घर के एक कोने से नुमाया थी। सलमा आपा को भी उन्होंने हर काम में माहिर कर रखा था और सलमा आपा अपने ससुराल में बहुत मुतमईन और खुश थी। आदिल अपनी तनख्वाह से कुछ रकम अपने पास रखते थे, बाकी सारी अम्मा के हाथ पे रख देते और अम्मा नहाय सलीका मंदी से घर चलाती थी। कुछ ना कुछ पसंदाज भी करती। साथ साथ आदिल की शादी की तैयारियां भी उन्होंने ऐसे ही की थी। मेरे कुछ दिन तो दुल्हनापे की नजर हो गए। फिर अम्मा ने खीर पकवा के काम में हाथ लगवा दिया और मैं खुद को मुकम्मल तौर पे घर की मालिकन समझ बैठी थी। 3 कमरों और एक बड़े बरामदे वाले घर की सेटिंग बदलने का सोच रही थी। एक कमरा जो ड्राइंग रूम था, अच्छी भली तरह सेट था। 2 सोफों के खूबसूरत से सेट, साइड कॉर्नर्स, बड़े से वॉज और खूबसूरत साइड टेबल पर छोटे छोटे शो पीसेस रखे थे। कारपेट की मैचिंग के पर्दे लगे हुए थे। ये पर्दे कितने पुराने फैशन के हैं, किसकी पसंद के हैं? मैंने मुंह बनाकर ड्राइंग रूम के पर्दों की तरफ इशारा करके पूछा तो अम्मा चौंकी। बेटी, अभी सलमा ने अपनी शादी पर तो ये पर्दे लगाए हैं। अम्मा ने अच्छे भले जर्सी के पर्दों को देखते हुए कहा। मगर अम्मा, ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। चले, अब मेरी पसंद भी देख लेना। मैंने खामखा ही पक डाली। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आहिस्तगी से कहकर अम्मा ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और मैं मुस्कुरा दी। आज आदिल की तनख्वाह मिलने वाली थी और मैंने पहले ही खर्चा सोच रखा था। मुस्कुराती हुई मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मा बरामदे में बैठी मसूर की दाल चुन रही थी। हाय अम्मा, ये लाल वाली दाल पकेगी क्या? मैंने बच्चों की तरह कहा। हाँ बेटे, दोपहर में ये बना लो, सलाद, रायता, अचार और पापड़ भी हैं। रात को आदिल को आना होगा तो खाने में चिकन बना लेना। अम्मा ने निगाहें उठाकर वजाहत दी। मगर अम्मा, मुझे ये लाल दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मुंह बना के ठनकी। चलो कोई बात नहीं, कुछ और बना लो, सब्जी भी है। वैसे बेटा ऐसे नहीं कहते, ये रिस्क है और रिस्क को देखकर इस तरह से मुंह बनाने से अल्लाह नाराज होता है और रिस्क से बरकत भी खत्म होती है। अम्मा ने दाल का बर्तन एक तरफ रखते हुए धीमे लहजे में कहा तो मैं कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। मेरा अपना ताल्लुक भी मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारे यहाँ कौन सी मुर्गियाँ पकती थी, यही दालें खाते खाते इस उम्र तक पहुँचे थे। मैंने फ्रिज खोला तो तोरी और भिंडियाँ पड़ी हुई थी। मैंने तोरी निकाली क्योंकि मुझे पसंद थी। दोपहर का खाना खाकर अम्मा जोहर की नमाज पढ़ने चल दी।
اور میں حسب معمول کمرے میں آ گئی۔ لتا کے پرانے گانوں کی سی ڈی لگائی اور بیڈ پہ لیٹ کر منہ پہ دوپٹہ ڈال لیا اور جلد ہی سو گئی۔ شام سو کر اٹھی تو عادل کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر آئی تو سلمہ آپا کو اماں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا دیکھ کے منہ بن گیا۔ ہر دوسرے دن ان کی موجودگی لازمی ہوتی۔ ایک تو کمبخت بازار ہمارے پڑوس میں تھا اور سلمہ آپا اپنے تو اپنے دور دور کے سسرال والوں کے کام بھی بھاگ بھاگ کے بڑی دلچسپی سے کرتی۔ کبھی چھمو خالہ کی بیٹی کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں تو کبھی سیما پھپھو کی بہو کے لیے میچنگ جیولری۔ السلام علیکم آپا، کب آئیں؟ لہجے میں زبردستی کی گرم جوشی پیدا کی۔ وعلیکم السلام، ابھی بس آدھا گھنٹہ ہوا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ارے اماں آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اماں کو کچن میں دیکھ کر وہیں سے آواز لگائی اور جلدی سے کچن کی جانب بھاگی۔ ارے اماں مجھے جگا لیتی، آپ کیوں چائے بنا رہی ہیں؟ ویسے بھی میں چائے تو روز بناتی ہی ہوں تو پھر۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں روز اپنے لیے میرے اٹھنے سے پہلے خود ہی چائے بناتی ہیں، پھر بھی میں نے قدرے زور سے کہا تاکہ سلمہ آپا سن لیں۔ اماں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی جلدی سے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا اور اماں بیچاری خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اماں شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بہو دی ہے آپ کو، جو وہ سارے کام سنبھالتی ہے، تو پھر آپ کیوں کرتی ہیں؟ اور اندر پیالیوں میں شکر گھولتے گھولتے سلمہ آپا کی بات سن کے میں مسکرائی۔ اور آپا آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟ میں نے چائے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی نوین کے کالج کے لیے ریشمی دھاگے اور شیشے وغیرہ لینے تھے، وہ ہوم اکنامکس کالج میں تھی۔ اچھا، میں نے لمبا سا اچھا کہا۔ اچھا کیا نا آپ آ گئی، اتنی عادت ہوگی آپ سے ملاقات کی کہ آپ 2 دن نہ آئے تو لگتا ہے آپ سے ملے جانے کتنے سال ہو گئے، ہے نا اماں؟ میں نے جملے کے اختتام پر اماں سے تائید چاہی۔ میرے طنز کو شاید اماں نے محسوس کر لیا تھا، جب ہی بوکھلا کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور معصوم سلمہ آپا میری محبتوں پہ نثار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمہ آپا چلی گئی تو میں نے چائے کے برتن سمیٹے اور سنک میں رکھ کر واپس آئی۔ عادل بھی آ گئے۔ عادل کو آج تنخواہ ملی تھی اور انہوں نے حسب معمول اماں کو دینا چاہی تو اماں نے منع کیا۔ نہیں نہیں بیٹا، اب اس کی صحیح حقدار تمہاری بیوی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں دو۔ نہیں اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عادل نے کہا۔ سمرانا یہاں آؤ، اماں نے مجھے آواز دی۔ اب یہ تنخواہ تم سنبھالو، گھر بار کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ نہ اماں، میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیے۔ بیٹا گھر کا خرچہ کبھی ہاتھ مت لینا، اخراجات بہت ہوتے ہیں اور پھر مہنگائی غضب کی دن بدن بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ جھنجھٹ نہ پالنا، خرچہ ہاتھ میں لیے بغیر اپنے اخراجات کرنا۔ اپنی ماں کی کہی ہوئی بات مجھے اچھی طرح یاد تھی۔ اماں آپ بڑی بزرگ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکتی۔ میری بات پر انہوں نے مجھے سینے لگایا اور ڈھیر سی دعائیں دے ڈالی۔ عادل بھی مجھے دیکھ کے نہال ہو گئے۔ ہاں مگر میں گھر کی ضرورت یا کچھ اور چیزوں کے لیے کچھ پیسے ضرور لوں گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور اماں کے ہاتھ میں دھرے پیسوں سے 5,000 کا نوٹ نکال لیا۔ ارے یہ کس لیے؟ 12,000 میں سے 5,000 نکلتے دیکھ کر عادل نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے پردے اور کچھ چیزیں لاؤں گی، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر کم نہ پڑ جائیں، عادل نے کہنا چاہا۔ نہ بیٹا کم نہیں پڑیں گے، ابھی پچھلے ماہ کے بھی کچھ پیسے بچے ہیں، سمرانا کو جو کرنا ہے کرنے دو، میں انشاءاللہ انہی میں اپنا گزارا کر لوں گی، اماں نے مداخلت کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ عادل خاموش ہو گئے اور میں مسکراتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں 1 کھڑکی اور 2 دروازوں کے پردے 3,000 میں آ گئے، باقی 2,000 میں نے فالتو چیزیں خرید کر برابر کر دیے۔ صوفوں کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سیٹ کر دیا، نئے پردوں اور ہلکی سی تبدیلی سے ڈرائنگ روم اچھا لگ رہا تھا۔ اماں اور عادل نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری صبح میں نے واشنگ مشین لگائی تو اماں نے کہا، سمرانا بیٹی وہ پرانے پردے بھی دھو کے رکھ دو، بعد میں کہیں کام آ جائیں گے۔ اماں وہ تو میں نے گلاس برتن والے کو دیکھ کر یہ پلاسٹک کا ٹب لے لیا ہے، میں نے صحن میں رکھے معمولی ٹب کی طرف اشارہ کر کے اطمینان سے کہا۔ ارے اتنے اچھے پردے ابھی سلمہ کی شادی پر تو لیے تھے۔ اماں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ارے اماں اتارنے میں 2 ایک جگہ سے پھٹ گئے تھے، کپڑا ذرا ہلکا تھا نا، میرے لہجے میں ناگواریت تھی۔ بیٹا ایسے بھی نہیں تھے، مجھے بتاتی تو میں رفو کر دیتی، اس طرح سے چیزوں کو ضائع کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اتنی محنت کی کمائی سے خریدی گئی قیمت والی چیز کو
तुम ने मामूली टब के एवज बेच दिया। अम्मा के दुखी लहजे से लग रहा था उन्हें वाकईतन अफसोस हुआ था मेरी इस हरकत पर, लेकिन मैं उनकी दिली कैफियत से बेनियाज मशीन में से कपड़े निकालने में मसरूफ थी। जब से मैं ब्याह कर आई थी आज तक अम्मा या आदिल को एक नमाज भी कज़ा करते ना देखा था। दोनों नमाज के पक्के पाबंद थे। आदिल ने कभी भी नमाज कज़ा ना की। फजर की नमाज भी वो सख्त तरीन सर्दी में नहा के अदा करते। मेरे घर में तो सिर्फ मैं और अम्मा थे। मेरी अम्मा खुद भी कभी कभार नमाज पढ़ती, मुझे क्या ताकीद करती, इसलिए मैं भी नमाज और ख़ुसूसन रोज़ा चोर थी। सारा दिन बगैर खाए पिए गुजारने के तस्वुर से ही मुझ पे घबराहट सवार हो जाती। रमज़ान की आमद थी। अम्मा और आदिल बहुत एहतमाम करते थे। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो रात को सोने से पहले आदिल ने सहरी के लिए अलार्म लगाने के लिए कहा तो मैंने टीवी देखते देखते हैरत से उन्हें देखा। अरे भाई, कल पहला रोज़ा है, तुम्हें नहीं रखना क्या? मेरी हैरत पर उन्होंने कहा, नहीं, मेरा इत्मीनान काबिले दीद था। क्यों भाई, तुम रोज़ा क्यों नहीं रखती? आदिल के लहजे में हैरत के साथ तेजी भी थी। भाई, सारा दिन ना खाए पिए बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे तो चक्कर आते हैं। मैंने कंधे उचका कर कहा तो आदिल अजीब सी नज़रों से मुझे देख के रह गए और करवट बदल ली। मैं दोबारा से टीवी में मगन हो गई। मैंने सहरी में उठ के रोटियां बनाई, सालन गर्म किया, फियानियाँ भिगोई। हम तीनों ने मिलकर सहरी की। अम्मा और आदिल बैठकर अजान का इंतज़ार करने लगे और मैं सहरी से फारिग होकर अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। दोपहर में अम्मा वज़ू करके अपने कमरे में जा रही थी कि मुझे किचन में बैठकर कीमा रोटी खाते देख के चौंकी। मैं रोज़े नहीं रखती। अम्मा के चौंकने पे मैंने खुद ही जल्दी से कह दिया, एक एक दो दो रखो, आदत हो जाएगी। बेटा, कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, बस हिम्मत और इरादे की ज़रूरत होती है। और फिर रोज़ा तो एक फ़र्ज़ चीज़ है। हमारे अल्लाह ने रोज़ा हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है और वो हिम्मत भी देता है बर्दाश्त करने की। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, हमने तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा रखने से इंसान साफ़ और पाक रहता है। रोज़ा इंसान को बुराइयों से दूर रखता है। इसलिए बेटी, लगातार ना सही लेकिन तुम भी कोशिश करोगी तो अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत देगा। दूसरे दिन फिर मैंने रोज़ा रखकर कमज़ोरी और नकाहत की ऐसी कामयाब एक्टिंग की कि अम्मा ने मुझे आराम करने दिया और खुद ही सारे काम करती रही। मेरी हालत देखकर अम्मा बेचारी ऐसी घबराई कि कह दिया, सिर्फ जुमे के जुमे रोज़ा रखो, और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। उस रोज़ असर का वक्त निकला जा रहा था और मैं हस्बे मामूल टीवी देखने में मसरूफ़ थी कि अम्मा आ गई। बेटा, रोज़ा ना सही, कम से कम नमाज तो पढ़ लो, कोशिश करो कि नमाज की पाबंद बन जाओ। मैंने देखा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो नहीं, ये तो रूटीन में शामिल है हमारे। जिस तरह खाना पीना, सोना जागना ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात रोज़मर्रा होती हैं, बिल्कुल उसी तरह नमाज भी ज़रूरी है। ये हम सब पर फ़र्ज़ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। इस्लाम ही हमारा दीन है। मैं जानती थी अम्मा का लेक्चर बगैर फुल स्टॉप के जारी रहेगा, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर निकल आई और अम्मा अपने कमरे की तरफ चल दी। इसी तरह ढेर सारे माह साल गुजर गए। सलमा आपा की सास का इंतकाल हो गया था। उनकी नंद की शादी हो गई। सलमा आपा के 2 बच्चे अम्माद और अम्मारा और मेरे 2 बच्चे सारा और ज़की थे। ज़की 8 साल का और सारा 7 साल की थी। मैं आज भी उसी डगर पे चल रही थी। मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था, अब उनकी बातें ही मेरे लिए सब कुछ थीं। यूँ मैं अम्मा की नरम दिली और अच्छे रवैये के बावजूद अपने मखसूस महाज पर डटी हुई थी और आदिल को भी मुकम्मल तौर पे अपने साथ कर लिया था, क्योंकि इतने सालों तक मेरा रवैया अम्मा के साथ आदिल के सामने बहुत अच्छा होता। अम्मा बेचारी भी मुझे समझाने और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती रहती, लेकिन हमेशा नाकाम होती, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ पे डटी रहती। वक्तन फ़वक्तन आदिल की तवज्जो अम्मा की तरफ दिलाती रहती कि ये क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं। आदिल कभी अम्मा को समझाने की कोशिश करते तो वो हैरत से बेटे का मुंह तकने लगती। ज़की और सारा बड़े हुए तो मैंने उन्हें स्कूल दाखिल करवाने का सोचा। बेटा, पहले बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू करो, बल्कि मेरा तो ख्याल है इन्हें इकरा स्कूल में दाखिल करवा दो। दोनों तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करते रहेंगे। अम्मा की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हर बात में जैसे इनका बोलना फ़र्ज़ था। अम्मा, बच्चे उस स्कूल में जाएंगे जहाँ सलमा आपा के बच्चे हैं। मेरी दिली कैफियत जानते हुए मेरी शक्ल देखकर मुझसे पहले आदिल ने 2 टोक फैसला दे दिया और अम्मा बेचारी हमेशा की तरह
अपना सा मुँह लेके रह गई। हिम्मत उन्होंने न हारी। वो जानती थी मैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ती बच्चों को क्या कहूँगी, इसलिए उन्होंने दूसरे रोज़ से ही 4 साला जक्की और 3 साला सारा को अपने साथ नमाज पढ़ना सिखाना शुरू किया। अम्मा बच्चों की जाए नमाज के नीचे टॉफ़ी रख देती और वो खुशी खुशी नमाज के लिए जाने लगे। उस रोज़ बच्चे सोकर नहीं उठे थे और असर का वक्त निकला जा रहा था। अम्मा ने आके मुझसे कहा कि बेटी बच्चों को जगा दो, मैं उनके इंतज़ार में भी नमाज नहीं पढ़ रही। मुझे गुस्सा आ गया। अम्मा ने खुद भी देखा था बच्चे आज स्कूल में फंक्शन की वजह से बहुत लेट आए थे। अम्मा जान छोड़ दें उन मासूमों की, पहले ही एग्ज़ाम का बोझ है उन पर, फिर आज इतनी देर से आए हैं, आराम करने दो उनको, सारी ज़िंदगी पड़ी है इबादतों के लिए। मेरी बदतमीज़ी पर अम्मा परेशान हो गई। बेटा मैं उनके भले के लिए कहती हूँ, यही उम्र है, बच्चों के जहन में जो डालो वो जहन नशी हो जाता है। इस उम्र से कुरान और सुन्नत की बातें सुनेंगे तो याद रह जाएंगी और वो पाबंद भी हो जाएंगे। अम्मा ने थूक निगल कर धीमे धीमे कहा तो मैंने सर उठाकर उन्हें घूर कर देखा और दोनों हाथ जोड़े। अल्लाह के लिए अम्मा बस करें अपना आवाज़। मेरी बढ़ती हुई बदतमीजी पर वो मजीद कुछ न कह सकी और वापस पलट गई और मैं बुड़बुड़ाती हुए कपड़े तह करने लगी। उसी वक्त आदिल आ गए। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? वो मेरी शक्ल देख के पूछ बैठे। आदिल आखिर अम्मा मुझे क्या समझती हैं, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ क्या? नहीं नहीं समराना, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात पर आदिल ने ठंडे और मीठे लहजे में मुझे समझाया। क्या मेरे बच्चों की दीनी तालीम का ख्याल सिर्फ उन्हें है? मैं बच्चों की कुछ नहीं लगती। नहीं आदिल, मैं बच्ची नहीं, वो तो मैं आपसे कुछ नहीं कहती। अम्मा हर बात तो मुझे टोकती रहती हैं, हर वक्त मुझ में से नक्स निकालती हैं और वो तो समझती हैं कि मुझे दीन की भी कोई परवाह नहीं, अपने बच्चों को भी गलत रास्ते पर डाल दूंगी। मैंने रोते हुए आखिरी जुमला अपनी तरफ से घड़ा और मेरी इस बात का और रोने का आदिल पर भरपूर असर हुआ। वो एक झटके से उठे और अम्मा के कमरे की तरफ चल दिए। अम्मा बेशक आप बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन समराना उनकी माँ है और वो यकीनन उनके लिए बेहतर सोच सकती है और जो करे उसे करने दें वो। इस बात पर अम्मा का क्या हाल हुआ काश मैं देख सकती, लेकिन दरवाजे के बाहर से मैं सिर्फ आदिल की तेज आवाज़ सुन सकी और दिल ही दिल में कह लगाने लगी। उस रोज़ के बाद इतना तो हुआ कि अम्मा ने जकी और सारा के मामले में बोलना छोड़ दिया। घरेलू अमूर में कभी कभार ज़रूर बोलती, जो कि बेहतर होता, लेकिन मुझे ये भी गरां गुजरता। फिर दिन पे दिन गुजरते गए। आज भी अम्मा हर काम में मेरा हाथ बटाती थी। मैं कपड़े धोती तो वो उठ के फैला देती, मैं आटा गूंथती तो वो सब्जी बना देती, कपड़े सूखते तो तारों से उतार के तह कर देती। भुलक्कड़ तो मैं अव्वल रोज़ से थी, इससे मामूली मामूली चीज़ें सोच सोच के याद आती और अम्मा बेचारी बाजार के चक्कर लगाती, कभी सब्जी, कभी गोश्त, कभी चिकन तो कभी कोई मसाला ला रही होती। सलमा आपा अब ज़रा कम आने लगी थी, घर में ही मसरूफियत ज़्यादा थी, बच्चे भी और घर, अकेली औरत की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे थी। उन दिनों सलमा आपा के शोहर सराज भाई का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया तो वो बहुत परेशान हुई। छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेला रहना बड़ा मुश्किल था। तब मेरे जहन में बड़ी ही ज़बरदस्त बात आई। जब मैंने आदिल को कहा तो उन्होंने साफ मना किया कि अम्मा सलमा आपा के घर नहीं रहेंगी। तब मैंने बड़े ठंडे और अच्छे तरीके से उन्हें समझाया कि हमारे यहाँ भी गुंजाइश नहीं, वरना हम सलमा आपा को यहाँ रख लेते। ये कहते हुए अल्फाज मेरे हलक में अटक भी रहे थे। मेरी बातों का आदिल पे खातिर खा असर हुआ। पहले तो अम्मा ने इनकार किया, लेकिन सलमा आपा ने भी जोर दिया, तब वो मानी। अम्मा के जाने के वक्त मैं ज़बरदस्ती रोने की एक्टिंग कर रही थी, जिस पे वो बेचारी तो बाकायदा रोने लगी। बच्चों से भी मिलके वो आपदीदा थी। बहरहाल वो अपना मुख्तसर सा सामान लेके सलमा आपा के यहाँ सुधारी और मैंने मुतमईन होकर तवील अंगड़ाई लेके खुशी का इजहार किया। मैं मुकम्मल तौर पे खुद को मालिकन समझने लगी। वैसे पहले भी मुझे कोई ख़ास मसला न था, लेकिन अब तो दिन रात का कोई मसला न था, काम की कोई टेंशन न थी, जब चाहे करूं। मैं जितना खुश थी, चंद दिनों में ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि अम्मा के बगैर घर के तमाम कामों को अकेले करना कितना मुश्किल था। अम्मा के जाने से मुझ पे काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया। वो बेचारी मुस्तकिल मेरे साथ साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब सब निपटाते निपटाते मैं झुंझुला जाती। झुंझुलाहट और उकताहट का ही असर होने लगा कि सारे दिन की मसरूफियत के बाद इतनी थक जाती कि रात को पकाने के काबिल न रहती और अक्सर रात का खाना बाजार से आता। हालांकि सफाई सुथराई के लिए मैंने एक मासी रख ली। अखराजात बढ़ गए थे, मासी के पैसे, फिर वक्त बे वक्त बाहर का महंगा खाना, घर ज़रूरी शॉपिंग, चीज़ों का ज़या,
اس طرح عادل کے دیے گئے پیسوں میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ بچانا تو دور کی بات، اب مجھ سے وقت سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے۔ میں عادل سے مزید پیسے مانگتی تو وہ جھنجھلاتے۔ سمرانہ اماں بھی تو انہی پیسوں سے گھر چلاتی تھی اور کچھ نہ کچھ بچا لیتی تھی۔ ارے دن پر دن بڑھتی مہنگائی دیکھ رہے ہیں آپ، ہر چیز پر ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو کیسے چلاؤں؟ میں بھی جواباً زور سے کہتی۔ بچے ہماری چیخوں پکار سے خوف زدہ ہو جاتے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ واقعی اماں کے ہاتھ میں بڑی برکت تھی، وہ بڑے اچھے طریقے سے خرچہ چلا رہی تھی۔ کبھی کبھار سلمیٰ آپا اور اماں بچوں کے ساتھ آ جاتے۔ اس روز بھی وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو عادل نے انہیں رات کو روک لیا۔ دوسرے دن ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ماسی آ گئی۔ باجی کل جو آپ نے بریانی دی تھی نا، بڑی مزے کی تھی، اتفاق سے میری بیٹی کے سسرال والے آ گئے، سب نے مل کر کھائی، میں نے آپ کو بڑی دعائیں دی۔ ماسی نے آتے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا تو میں فخر سے مسکرا دی۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا۔ ماسی کام میں مصروف ہو گئی اور میں چائے پینے لگی۔ بیٹی بریانی کب بنائی تھی؟ کچھ دیر بعد اماں نے پوچھا۔ پرسوں رات کو بچوں کی فرمائش پہ بنائی تھی، بہت ساری بچ گئی تھی تو کل میں نے سلیمہ کو دے دی۔ میرے لہجے میں امارت تھی۔ دراصل 3 گلاس بھر کے ڈال دیے، چاول اس لیے زیادہ ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹی تم کو یاد نہیں، ہمارے گھر کے لیے تو صرف 1 کپ ہی کافی ہوتا تھا، یا پھر 1.25 کپ کر لو، لیکن 3 کپ تو بہت زیادہ ہے، 12 افراد کے لیے پکتے ہیں اتنے چاول۔ اماں مجھے یاد نہیں رہا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھو بیٹی یہ ٹھیک ہے کہ غریبوں مسکینوں کا خیال کرو، انہیں کھانا دو، لیکن اس طرح نہیں۔ بیٹی اصل ثواب تو تب ہے کہ ہم کھانا تیار کرتے ہی پہلے غریبوں کا حصہ نکال دیں، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے بچا کھچا انہیں خیرات سمجھ کے دے دیں۔ کھانا ہمیشہ اتنا ہی بناؤ جتنی ضرورت ہے، تھوڑا سا زیادہ ہو کہ اگر گھر کھاتے وقت کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی شریک ہو جائے۔ اب دیکھو اتنا سارا کھانا اگر فریز بھی کریں تو لائٹ کے جانے سے خراب ہونے کا اندیشہ، پھر ہمیں اس رزق کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ رزق پھینکنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اماں کا لیکچر جاری تھا، شکر تھا کہ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں موقع غنیمت جان کر اٹھ گئی۔ یوں اماں کی نصیحتوں کا پٹارا بند ہو گیا۔ سلمیٰ آپا کے کسی سسرالی رشتہ دار کا بائی پاس ہوا تھا اور سلمیٰ آپا اور اماں عماد اور عمارہ کو میرے ہاں چھوڑ کر ہسپتال چلے گئے۔ میں اٹھ کے جلدی جلدی کام نمٹانے لگی۔ ایک تو دن بھر لائٹ کی آنکھ مچولی، اوپر سے عادل کی کھانے کے بارے میں فرمائشی لسٹ۔ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے پکوان میں لگنا چاہتی تھی۔ کپڑے وغیرہ سے فارغ ہوئی، نہا کر نکلی، ساتھ ہی بچوں کے درمیان ہونے والے کھیل نے جیسے میری زندگی اتھل پتھل کر کے رکھ دی، میری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ مجھ پہ سوچ کا ایک نیا دروا ہو گیا تھا۔ تبھی بیل بجی، میں خیالات سے چونکی، عادل آ چکے تھے شاید۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولنے چل دی۔ عادل آ چکے تھے، منہ ہاتھ دھو کر آئے، تب میں چائے بنا کر لے آئی۔ کیا بات ہے، کیا طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ چائے کا کپ لیتے میری شکل دیکھ کر عادل نے سوال کیا۔ دراصل عادل میں ایک بات سوچ رہی تھی، میں ان کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے کہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سلمیٰ آپا کو یہاں لے آئیں، کچھ دن کی تو بات ہے، سراج بھائی آ جائیں گے۔ میری اس بات پر عادل اتنی زور سے اچھلے کہ میں نے بھی محسوس کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید انہیں میری فطرت کا اچھی طرح علم تھا، تبھی ان کا ریئیکشن یہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پاگل ہوں۔ ہاں عادل میں سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اماں کے بغیر یہ گھر مکمل نہیں ہے، اور پھر ان کی باتوں میں نصیحتوں میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے بھلائی ہے۔ شاید میں ان کی باتوں میں چھپی اچھائیاں تلاش نہ کر پائی۔ عادل واقعی ایک سمجھدار انسان تھے، وہ یقیناً میری تمام چالوں اور تمام باتوں سے خوب واقف تھے، لیکن کبھی مجھے یوں منہ پہ نہ کہا۔ انہیں اللہ پہ کامل یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز میں ضرور راہ راست پہ آ جاؤں گی اور مجھے صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی، اور انہیں اپنی عبادتوں کا صلہ مل گیا تھا۔ چلو تمہارا ذہن سب کے لیے بدل گیا، اسی خوشی میں آج رات کا کھانا باہر سے آئے گا۔ عادل نے پیار بھری نظریں مجھ پہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں، آج کھانا گھر میں پکے گا، وہ بھی آپ کی پسند کا، یعنی مٹر پلاؤ، رائتہ، قیمہ اور سلاد، اور ہم اپنے بچوں سلمیٰ آپا اور اماں سب کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ میرے اس جملے، میرے لہجے میں چھپی خوشی اور اپنائیت کو اندر آتی سلمیٰ آپا اور اماں نے بھی سن لیا تھا۔ اماں کے چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تبھی بچے ٹیوشن سے آ گئے، ساتھ ہی مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا اور بچوں کے ساتھ نماز کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہو گئی تو اماں بڑی محبت باش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔
دوسری طرف عادل میری کہی ہوئی باتیں ہی اماں اور سلمہ آپا کو بتا رہے تھے۔ میں نے نماز کی نیت باندھنے سے پہلے سوچا کہ گو کہ میری اپنی اماں نے مجھے کچھ نہ سکھایا تھا، بلکہ جو کچھ سکھایا وہ غلط تھا، لیکن مجھ سے پیدا ہونے والے بچوں نے تو جیسے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے ایک اچھی سوچ اور اچھی بات کا ارادہ کر کے اپنی سوچ کو بدل کر نہ صرف دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا، بلکہ شاید اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لیا تھا، اور مجھے یوں لگا آج سے میں نے محبتوں کے نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور بھلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دل سے تمام کدورتیں، نفرتیں اور رنجشیں اپنی ذات کو سدھارنے، اپنے آج کو خوشگوار بنانے اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مٹا ڈالی تھی۔